ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों। अभी तो पोएट्री सेक्शन का वीडियो बनाना बाकी है, क्योंकि 13 और 14 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर होना बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 की इंग्लिश कोर के ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से फ्लैमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन के सारे पोएम्स के कुल मिलाकर 100 वायरल एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें जैक बोर्ड के तरफ से बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। ये जो वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिन रात मेहनत करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपके एग्जाम बेस्ट जाए, ठीक है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि एक एक इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले मैंने फ्लैमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स के ऑल इन वन वाली सीरीज अपलोड कर दिया है, विस्टास बुक के सारे चैप्टर्स के ऑल इन वन वाली सीरीज अपलोड कर दिया है, और राइटिंग सेक्शन चाहे नोटिस राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, नोट जितना भी है सारा मैंने अपलोड कर दिया। बस ये एक ऑल इन वन वाली बाकी थी। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट जो हम लोग देख सकते हैं, माय मदर एट 66 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखाइए, फर्स्ट पोएम के फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माय मदर एट 66? माय मदर एट 66 जो पोएम है उसकी कवित्री का नाम है कमला दास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, कमला दास वाज ए डैश। ये क्या है, इसको बंगाली मत समझिए, ठीक है, नाम पे मत जाइए। ये केरलाइट है, याद रखिएगा, केरलाइट यानी केरल की रहने वाली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देख सकते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है इसका मुख्य विषय क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, डेथ एंड डिके इज ए ट्रूथ, मृत्यु और क्षय एक सच्चाई है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, ठीक है, कवित्री किसके घर से जा रही थी, अपने माता पिता के घर से, यानी पेरेंट्स होम। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरेंट्स होम। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, हर पेरेंट्स हाउस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर डैश। कवित्री कमला दास कहां से जो है गाड़ी चला रही थी, पेरेंट्स होम से। कहां से, पेरेंट्स होम। सर कहां जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 6 जो जैक बोर्ड की तरफ से आर्ट्स वाले बच्चों से भी पूछा गया, साइंस वाले बच्चों से भी पूछा गया और कॉमर्स वाले बच्चों से भी पूछा गया कि वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। जब भी टू दिखाई देता आप समझ जाइएगा डेस्टिनेशन पूछ रहा है, यानी कहां जा रही है, कहां जा रही, कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। Who was sitting beside the poet, यानी कमला दास के जस्ट बगल में कौन बैठी हुई है। आर्ट्स वाले बच्चों से 2022 और 23 में पूछा गया बैक टू बैक, और साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कवित्री के बगल में उनकी मम्मी बैठी हुई है, हर मदर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर। कवित्री का बचपन का डर क्या है, ये अपने मम्मी को हमेशा खोने का जो डर है, इसी को हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए लॉसिंग हर मदर फॉरएवर, अपनी मां को हमेशा के लिए खोने वाला जो डर था वही चाइल्डहुड फियर था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, व्हाई वाज मदर्स फेस पेल, ठीक है, मां का जो चेहरा वो क्यों पीला पड़ गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू हर एज, ठीक है, एज के कारण, ठीक है, उम्र के कारण। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, When the poet looked at her mother again, she felt a pang of death। जब कवित्री ने फिर से अपनी मां की ओर देखा तो उसे क्या दर्द हुआ, जाना पहचाना सा दर्द, हर फैमिलियर एक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोस्तों मेरा प्रोफाइल पिक, मेरा नाम है अनिमेश सर, आप इस नाम को सर्च कीजिएगा, मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पूछा क्या गया है, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू डैश। कवित्री ने अपनी मां की तुलना किससे की थी, लेट विंटर्स मून से की थी। ये करके जाइएगा, सब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों की गई थी, लेट विंटर्स मून से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ गया क्यों की थी, ठीक है। व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर्स मून। कवित्री ने उसकी मां का चेहरा का जो तुलना, कंपेयर जो है लेट विंटर मून से क्यों की थी, तो डल फेस यानी सुस्त चेहरा था, ये भी करेक्ट आंसर है। पेल एंड कलरलेस फेस, ये भी करेक्ट है। ओल्ड एज ऑफ पोएट्स मदर, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा देख सकते हैं, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार, ठीक है, आउटसाइड मतलब कार के बाहर की ओर, वो क्या नोटिस करती है, स्प्रिंटिंग ट्रीज और रनिंग चिल्ड्रन। दो चीज याद रखिएगा, कार के बाहर स्प्रिंटिंग ट्रीज और रनिंग चिल्ड्रन, यानी पीछे
तेजी से भागते हुए पेड़ों को और खुशी से घर से बाहर निकलते हुए दौड़ते हुए बच्चों को, ठीक है, ये दो चीजें देखी थी बाहर, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। What were the words she used while parting from her mother? ये क्वेश्चन करके जाइए, ठीक है। बिछड़ते टाइम वो कौन सा लाइन बोलती है, कौन सा पार्टिंग वर्ड्स बोलती है? See you soon अम्मा, ये वाला करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। See you soon अम्मा, जल्द मिलते हैं अम्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करके जाना है कि what was the expression of poet's face while parting from her mother? अपनी मां से बिछड़ते समय कवित्री के चेहरे पर क्या भाव था? स्माइलिंग चेहरा दिखाई थी, क्या था? स्माइलिंग। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा गया? व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर, ठीक है। ये जो कमला दास ने अपनी मां से क्या कही थी बिछड़ते टाइम, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2024 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया। सी यू सून अम्मा, कौन सा लाइन बोली थी, कौन सा वर्ड? सी यू सून अम्मा, ये पार्टिंग वर्ड्स था। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर, देख सकते हैं क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज डैश। ये भी क्वेश्चन जैक वालों ने साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से 2023 में पूछा था कि कवित्री के बगल में कार में कौन बैठी हुई थी? उनकी मम्मी, ठीक है। हर मदर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर, देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज डैश, ठीक है। कवित्री ने अपनी मां की जो है ओपन माउथ यानी खुले मुंह वाली के रूप में वर्णन किया है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि वो झपकी ले रही थी, सी वाज डोजिंग, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं आर्ट्स वाले बच्चों से 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन द पोएम माय मदर एट 66 द फ्रेज रियलाइज विथ पेन इंडिकेट्स द पोएट्स डेथ, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये जो रियलाइज विथ पेन जो है वो क्या इंडिकेट करता है? ये ट्रबल पास्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है, ठीक है, परेशान अतीत को इंडिकेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं क्या पूछा है दोस्तों। व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? दौड़ते हुए पेड़ क्या दर्शाते दोस्तों? तो फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। बचपन से बुढ़ापे यानी बचपन से लेकर 55 तक मानव जीवन में तेजी से होने वाला जो परिवर्तन है इसको दिखाया गया। ये था दोस्तों माय मदर एट 66 के टॉप 20 क्वेश्चंस। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें लेटेस्ट पीडीएफ्स जो है, जानकारी जो है, जैक बोर्ड का रिजल्ट कब निकलेगा, कौन सा एग्जाम कैसा गया, सारा यहाँ पे जानकारी मिलता है जैसे ही नोटिस आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पॉइंट 2 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्लेमिंगो बुक के सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सिलेबस से हट गया, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, पिछले बार भी बोला गया था सिलेबस से हट गया, लेकिन पिछले बार इसी पोएम से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लोग जो फ्लेमिंगो बुक के सारे पोएम्स को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। Who has written the poem An Elementary School Classroom in a Slum? An Elementary School Classroom in a Slum के जो कविता के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है कि कौन लिखे हैं। तो स्टीफन स्पेंडर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर। आप सभी सुने होंगे स्टीफन स्पेंडर का नाम, यही वो इंग्लिश पोएट है जो चिमनी स्टूडियो विजिट किए थे, ठीक है, पढ़े हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। What does the theme of the poem An Elementary School Classroom in a Slum? जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम जो कविता है उसका थीम क्या है, उसका विषय क्या है दोस्तों? दो चीज पर याद रखिएगा। पहला सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय को दिखाया गया, दूसरा क्लास इनइक्वलिटीज, ठीक है, यानी वर्ग में असमानताएं को दिखाया गया, यानी दोनों को दिखाया गया, दोनों विषय पे लिखा गया। ऑप्शन जो सी है बोथ, ए एंड बी दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम? ये जो कवि है कविता में किसकी तुलना करता है दोस्तों? याद रखिएगा रिच एंड पुअर चिल्ड्रन, अमीर और गरीब बच्चे के बीच में अंतर जो है दिखाया गया है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम? ठीक है, कवि जो है कविता में क्या चित्रित करता है? तो याद रखिएगा द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स। याद रखिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की जो दुर्दशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स, ठीक है। स्लम्स का मतलब समझ सकते हैं झुग्गी झोपड़ी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम सिटिंग? ठीक है, बच्चे कहां बैठे हुए? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में बच्चे कहां बैठे हुए? याद रखिएगा एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में, ठीक है, इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग विथ स्लम्स, ठीक है, हैव?
झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों का जीवन कैसा होता है दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं। एकदम होपलेस होता है, निराशाजनक होता है, फुल ऑफ स्ट्रगल होता है, यानी संघर्ष से भरा हुआ होता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं, मैंने वादा किया था कि आप लोग का जो है ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। एक ही दिन में समझ सकते हैं, दिन रात एक करके आपको फ्लैमिंगो का चैप्टर्स का दे दिए ऑल इन वन वाली सीरीज, विस्टास बुक का ऑल इन वन वाली सीरीज दे दिए, ठीक है। और राइटिंग सेक्शन का भी ऑल इन वन वाली सीरीज दे दी। बस एक बचा हुआ था जो पोएट्री सेक्शन था, तो ये भी मैं कर रहा हूं अभी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं कि झुग्गी जो झोपड़ी है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे के चेहरे क्या दर्शाते हैं। व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स एरियाज रिफ्लेक्ट। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सैडनेस एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म, ठीक है, उदासी और उत्साह की कमी को यहां पर दिखाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, सारे पॉइंट्स का क्वेश्चंस को करके जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव। स्लम एरिया के जो बच्चों की जो भविष्य है वो कैसा है दोस्तों, एकदम निराशाजनक है और अनसर्टेन है, एकदम अनिश्चित है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, होपलेस एंड अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज मींस द बॉय इज डैश। यहां पे जो कागज की तरह दिखने वाला जो लड़का है जिसकी आंखें चूहे की तरह लगता है, इसका मतलब क्या है, लड़का कैसा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। पेपर स्विमिंग, पेपर कैसा होता है, पेपर कैसा होता है दोस्तों, एकदम कमजोर सा होता है, वेरी वीक होता है, पतला और दुबला होता है ना, तो वेरी वीक, लीन एंड थीन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। ये जो धुंधले से कक्षा में पीछे कौन बैठा हुआ दोस्तों, एक स्वीट सा एक यंग बॉय, ठीक है, याद रखिएगा, ए स्वीट एंड यंग बॉय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये बच्चा दोस्तों स्क्वायरल यानी गिलहरी का जो है देखता है, सपना देखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर, क्या पूछा गया देख सकते हैं, हु कैन ब्रिज द गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस एंड हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। कौन इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस के गैप को कम कर सकता है और गरीब बच्चों की मदद कर सकता है, पावरफुल पीपल, याद रखिएगा, शक्तिशाली लोग, ठीक है। चलिए, कौन कौन शक्तिशाली लोग हैं आगे मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन 12, ठीक है। व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सब पावरफुल पीपल है, गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, ठीक है, इन द पोएम डिपिक्ट। ये लोग को कैसा बताया गया, ये लोग को पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल कहा गया है, ठीक है, याद रखिए, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग, इन लोग को हेल्प करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। ये जो विजिटर्स जो घूमने आते हैं, गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं, फाइटिंग करके, किससे, फाइटिंग करके अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज पर, ठीक है, एंड इनजस्टिस पर, असमानताओं और अन्याय के खिलाफ लड़कर इन लोग क्या कर सकता है, पुअर चिल्ड्रन का हेल्प कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं इस तरह का एक्सट्रैक्ट आपको दिया जा सकता है, हर पॉइंट्स का लाइन आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 14 to 20। इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है, दिए गए पंक्ति को पढ़िए और 14 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, हर हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, ठीक है, झोंकेदार हवा की लहरों से कोसों दूर इन बच्चों का जो पीला चेहरा है, उखड़े उखड़े से बाल, बिना जड़ों के फालतू एकदम जंगली जो है पौधों की तरह, यानी खरपतवार की तरह लगता है, एकदम रूटलेस वीड्स की तरह लगता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं लिखा गया है द टॉल गर्ल, ठीक है, लिखा क्या गया, द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड। ये जो लंबी लड़की का जिक्र किया गया है, जो उदासी की बोझ से जो है सर को नीचे करके रखा है, सिर को जो है माथा को नीचे करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक नाम देख सकते हैं द पेपर स्विमिंग बॉय, इस लाइन में, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज द स्टंटेड अनलकी हायर। इसे अनलकी हायर कहा गया। ये जो पेपर स्विमिंग बॉय है इसको अनलकी हायर कहा गया, ठीक है, अभाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया, ठीक है, जिसको क्या मिला है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स गार्लेट डिजीज, ठीक है, यानी पेपर की तरह दिखने वाला जो बॉय है जिसकी आंखें चूहे की तरह है, रैट की तरह है, और उसे अनलकी हायर कहा गया, यानी अभाग्यशाली कहा गया है, उत्तराधिकारी कहा गया, ठीक है, जिसे सिर्फ अपने पिताजी से क्या मिला है, याद रखिएगा, गांठदार बीमारी मिला है, ठीक है, विरासत में मिला है और कुछ नहीं मिला है। तो चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया, वेयर डू यू थिंक आर दी चिल्ड्रन सिटिंग। आपको क्या लगता है ये बच्चे कहां बैठे हुए, ये बैठे हुए क्लासरूम में, इन द एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम पे बैठे हुए। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन 15 देख सकते हैं,
हाउ डू द फेसेस ऑफ दिस चिल्ड्रन लुक लाइक, ये लोग बच्चे लोग का जो चेहरा है कैसा लग रहा है, रूटलेस वीड्स की तरह लग रहा है। मैंने बताया था ना, रूटलेस वीड्स, बिना जड़ों के जंगली पौधों की तरह लग रहा है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। Why is the head of the tall girl way down, ठीक है, ये जो लंबी लड़की है उसका सिर नीचे करके क्यों रखी हुई है, तो याद रखिए बर्डन्स ऑफ लाइफ की वजह से, जीवन के बोझ के वजह से। तो बर्डन्स ऑफ लाइफ आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं ऑप्शन बी में, ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन 17 में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज, ये पेपर स्विमिंग बॉय रेड आइज है, इसका मतलब क्या है, मैंने आगे ही बताया था, वीक लीन एंड थिन बॉय, ठीक है, दुबला पतला और कमजोर बच्चा है, ठीक है, इसलिए पेपर से तुलना किया गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अंडर नरिश्ड एंड विदर्ड। याद रखिएगा, अंडर नरिश्ड मतलब होता है कुपोषित, और विदर्ड मतलब मुरझाया हुआ है, ठीक है, ये लोग कैसा है, कुपोषित है, अच्छे से खाना पीना नहीं मिला है, ठीक है, अब मुरझाया हुआ सा है। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना भी पोएम्स है ना, सारे पोएम्स का नाम याद रखिएगा, खासकर पोएट्स का नाम भी याद रखिएगा। 4 लाइन उठा के दे देगा आप लोगों को एक्सट्रैक्ट, उसमें आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस पोएम से लिया गया है, इसके कवि कौन है, तो बेसिक क्वेश्चन से दोस्तों इसको करके जाइएगा, ठीक है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, दिया गया पंक्ति किससे लिया गया दोस्तों, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम से लिया गया। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स हैज इनहेरिटेड अ डिफॉर्म बॉडी फ्रॉम हिज डैश, ये जो मुड़ी हुई हड्डियों का जो अविकसित सा शरीर है, इस अभाग्यशाली जो है अनलकी हायर को मिला है, लड़के को मिला है, इसको विरासत में मिला है। किससे मिला है दोस्तों, अपने पापा से मिला है, अपने पिताजी से मिला है, ठीक है, बहुत बड़ा संपत्ति नहीं मिला है, इसे बीमारी मिला है। क्या मिला है, बीमारी। ये था दोस्तों सेकंड पोएम का टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरह से हम लोग 2 पोएम कर लिए अभी तक, माय मदर एट 66 और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। अब हम लोग बढ़ेंगे पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट की ओर। देख सकते दोस्तों फ्लेमिंगो बुक के पोएम 3 कीपिंग क्वाइट का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसके कवि कौन है दोस्तों, पैब्लो नेरुदा है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्विक रिवीजन करेंगे सारे पोएम्स का, ठीक है। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, ये जो पोएम है, ठीक है, कीपिंग क्वाइट, ये किस बारे में बात कर रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोथ जो है वो करेक्ट आंसर है, ए एंड बी दोनों, ठीक है। पहला आत्मनिरीक्षण यानी क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस दोनों को बात करती है, ठीक है। तो दोनों का दोनों जब करेक्ट आंसर है तो आप लोग टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ ए पोएम इज कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट जो पोएम है किस टाइप का पोएम दोस्तों, ये शांति वाला पोएम है, ठीक है, ये शांति चाहता है दुनिया से, ठीक है, पीस पोएम है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू काउंट डैश, ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट से पैब्लो नेरुदा कितने गिनती करने को बोलते हैं, 12, कितना 12, याद रखिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प, ये 12 तक गिनने में क्या मदद मिलेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका फायदा क्या है, स्टॉप रश एंड हरी, ठीक है, जल्दबाजी बंद हो जाएगा। गिव अस टाइम टू लुक विद इन अस, अपने आप को झांकने का समय मिल जाएगा, और वाद विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। व्हाट डज द पोएट आस्क अस व्हाइल ही काउंट्स अप टू 12, 12 तक गिनते हुए कवि हमसे क्या जो है चाहता है कि हम लोग क्या रहे, हम लोग शांत रहे, कीप क्वाइट रहे, कीप साइलेंट रहे और कीप स्टिल रहे, तीनों याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शंस को थोड़ा सा घुमाया जाएगा। कीप क्वाइट का मतलब भी होता है कीप साइलेंट या कीप स्टिल, याद रखिएगा, कीप स्टिल भी होता है और कीप साइलेंट भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शंस को घुमाया जा सकता है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ, ठीक है, कवि जीवन को किस प्रकार देखता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति का निरंतर विकास की तरह। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट टाइप्स ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट, इस पोएम में कौन कौन से वार के बारे में बात किया है, ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, तीनों वार्स का जो है जिक्र किया गया। और ये रिक्वेस्ट किया गया कि सारे वार्स को रोक दीजिए और आप लोग क्या कीजिए, अच्छा कपड़ा पहनिए और अपने भाई के साथ, ठीक है, ब्रदर्स के साथ सेडी ट्री के नीचे सैर कीजिए, आनंद कीजिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया।
व्हाट डज अर्थ टीच अस। यहां पर अर्थ का एग्जांपल लिया गया, ठीक है। इस पॉइंट में किसका एग्जांपल लिया गया? अर्थ का एग्जांपल लिया गया। और पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, देयर इज लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। याद कर लीजिएगा, ठीक है। देयर इज लाइफ, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन सी ये वाला है, देयर इज लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, डी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं, डूइंग नथिंग एंड स्टिलनेस डू नॉट मीन डैश। कुछ ना करने और शांति का मतलब यह नहीं कि डैश, ठीक है, मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता। याद रखिएगा, टोटल इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है? मर जाना, ठीक है, वो नहीं चाहता। बस कुछ क्षण के लिए कुछ मत कीजिए और साइलेंट रहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। पैब्लो नेरुदा वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू डैश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड में, ठीक है। पैब्लो नेरुदा पूरा एंटायर ह्यूमैनिटी से, पूरी मानवता से क्या चाहते हैं? शांत रहिए, कीप स्टिल रहिए, कीप स्टिल रहिए, कीप साइलेंट रहिए, कीप क्वाइट रहिए। इसलिए पॉइंट का नाम रखा है कीपिंग क्वाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? What does the title of the poem Keeping Quiet suggest? ठीक है, ये जो टाइटल दिया गया, शीर्षक दिया गया कीपिंग क्वाइट, ये क्या दर्शाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, क्वाइट जो है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, आत्मनिरीक्षण। याद रखिएगा, ठीक है, शांत और आत्मनिरीक्षण। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए मोमेंट, ये करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ ए मोमेंट वुड इट बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट। अगर इस टाइम सब यदि शांत रहता तो ये कैसा समय होगा? एकदम एक्जोटिक होगा, उत्साह भरा क्षण होगा। ऑप्शन जो सी है, मनमोहक क्षण होगा, इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 देख सकते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। ये फिशरमैन से, मछुआरों से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग मछली पकड़े, व्हेल मछली को कोई नुकसान मत पहुंचाइए, ठीक है, व्हेल मछली को नुकसान मत पहुंचाइए। और जो लोग नमक इकट्ठा करे वो लोग अपने घायल हाथों का उपचार करे, देखभाल करे, ठीक है, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया? What symbol from the nature does the poet use to prove that keeping quiet is not total inactivity? तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बार बार समझाया कि इस पोएम में किसका एग्जांपल देके बताया गया? पृथ्वी का। अर्थ से सीखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर। मनुष्य प्रकृति से क्या सीख सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, वर्किंग विद साइलेंस, ठीक है, एकदम ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। शांत रहकर काम करना, ये प्रकृति से आदमी सीख सकता है। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कवि लोगों से किसी भी भाषा में बात ना करने को क्यों कहता है और हाथ डूल हिलाने में भी क्यों मना करता है। देखिए, स्पीक, अगर लैंग्वेज में स्पीक कीजिएगा तो ये विवाद होगा, तो विवाद नहीं चाहता। टू स्टॉप डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इज द करेक्ट आंसर। विवाद और गलतफहमी को दूर रोकने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करते किसी भी लैंग्वेज में बात मत कीजिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। हु डज टीच अस नेचर दैट देयर इज लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। हमें कौन सिखाता है, ठीक है, स्पष्ट शांति के अंतर्गत हमेशा जीवन होता है। तो मैंने बार बार समझाया कि इस पॉइंट में कुछ भी पूछा जाए अर्थ को टिक करके ये, क्योंकि इसी का एग्जांपल देके पॉइंट जो है समझाए हैं, ठीक है। ये था दोस्तों कीपिंग क्वाइट का टोटल क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए कंप्यूटर जी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को ले चलें। चलिए अब आ गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आप सही समझ सकते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी के जो पोएट है वो एक नेचर पोएट है, वो है जॉन किट्स। याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या पूछेंगे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ डैश। कवि के अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? ए जॉय फॉर एवर है, हमेशा आनंद प्रदान करती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। What is a bower in the poem A Thing of Beauty? बोवर क्या है दोस्तों? ये एक जो है घना पेड़ के नीचे जो छाया है ना, उसी को बोवर कहा जाता है, जो एकदम प्लेजेंट प्लेस होता है। कैसा प्लेस होता है? एकदम शांति वाला जगह होता है, एकदम सुखद प्लेस होता है, जहां आदमी आराम से सो सकता है, मधुर सपना देख सकता है, ठीक है, अच्छा सा श्वास ले सकता है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। What does a thing of beauty do for us? ठीक है, मैंने अभी जो समझाया, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये क्या जो है हमें क्या प्रदान करता है, ठीक है, हमारे लिए क्या करती है? आशा देती है, ये भी करेक्ट आंसर है। रिमूव पेन एंड सफरिंग, जो दुख दर्द है उसको भी दूर करती है नेचर, और हमें खुश रखती है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। किसका जो लवलीनेस है, सुंदरता, हमेशा दिनों दिन बढ़ती जाती है? ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स का ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने करवाया सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। How is a thing of beauty joy forever? A thing of beauty is joy forever because it is a constant source of joy. याद रखिएगा, ठीक है।
और ये सब करके जाइएगा। इसका जो लवलीनेस वो हमेशा इंक्रीजिंग करती है, इसका जो सुंदरता है कभी फेड नहीं होता है, ठीक है, और कभी शून्यता की ओर नहीं जाता। ये सब करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करा दिया है। क्वेश्चन 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट बेड एंड इविल थिंग्स दैट वी पोसेस विद इन अस, हमारे अंदर कौन सी बुरी और दुष्ट चीजें हैं दोस्तों। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हम लोग डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर में अच्छे गुणों की कमी है, अनहेल्दी एविल वेस, ये सारे के सारे जो है दुख का कारण है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। ये पूछा गया जैक बोर्ड में, हु इज सिंथिया करके, ये सिंथिया जो ये क्या है, ये मून गॉडेस है, याद रखिएगा मून गॉडेस, द मून गॉडेस इज द करेक्ट आंसर करके जाइएगा, पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देख सकते हैं क्या पूछा गया। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी जैक बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 गायब हो गया, कहां गया क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर जी दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 गायब हो गया। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 जो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, यानी प्रिंट नहीं हुआ। व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, ठीक है, जो मध्य वन जो है ब्रेक को क्या समृद्ध बनाता है, तो याद रखिएगा जो जंगल है उसको जो है बीच में एक फूल है जिसका नाम है कस्तूरी गुलाब, ठीक है, ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ये 4 चांद लगाता है, तो मस्क रोजेस का नाम याद करके जाइएगा। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, हुम डिड द इंचेंटेड यूथ इंडिमियन रिजॉल्व टू सीक, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन 9 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंथिया, याद रखिएगा जो मून गॉडेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रस्थान करते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 10 दिखाइए, क्या पूछा गया, हु सेड दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, किसने कहा ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए जॉय फॉरएवर होती है, तो आप सभी पता होना चाहिए, जो पॉइंट है जॉन कीट्स, ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 11 की ओर। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है, जो ब्यूटी है ना, ठीक है, इस जो पोएम का क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, मैसेज क्या है, क्या संदेश देना चाहती है कि ब्यूटी जो है, रियल ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो कभी फेड नहीं होती, कभी फीका नहीं पड़ता है, ठीक है। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट्स हाई, सुंदरता मन को ऊंचा उठाती है, ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, यानी तीनों के तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 12 की ओर। हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्राइकन, इसको भी करके जाइएगा, जब हम दुखी होते हैं तो सुंदरता हमारी किस तरह मदद करती है, यानी ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें कैसे मदद करती है, तो हम लोग को एक होप देती है, आशा देती है, बाय गिविंग ए रे ऑफ होप, याद रखिएगा आशा की किरण देकर। क्वेश्चन 13 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, थिंग्स ऑफ ब्यूटी में क्या क्या चीजें मेंशन किया गया, मैंने ये सब्जेक्टिव में भी करवाया था कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो जब भी पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में कौन कौन सा थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, तो एवरी लिटिल और बिग थिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, प्रकृति की समस्त छोटी से बड़ी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है, लाइक सन, मून, यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, डैफोडिल फ्लावर्स, सब का सब थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर है, करके जाइएगा सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। विच थिंग्स काउज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स, कौन सी चीजें मनुष्य को दुख पहुंचाती है, तो लैक ऑफ वर्च्यूज इज द करेक्ट आंसर एंड इन ह्यूमन एक्ट्स, ठीक है, सद्गुणों की कमी और अमानवीय जो कृत्य है वो सब जो है आदमी को क्या करती है, सफरिंग पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15। व्हाट डज पाल मीन, यहां पर पाल जो वर्ड आया है ना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कवरिंग, क्या कवरिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। चलिए, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय आत्माओं से पर्दा क्या हटाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, नेचर ब्यूटी, ठीक है, ये नेचर्स ब्यूटी जो हमारे अंदर से डार्क स्पिरिट से जो है पर्दा को हटा देती है, नेचर्स ब्यूटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा रखने के लिए कौन सी चीजें काम आती है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों द क्लियर रिल्स, ये याद रखिएगा, द क्लियर रिल्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और इसको दूसरा भाषा में बोले तो स्मॉल स्ट्रीम्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द क्लियर रिल्स को स्मॉल स्ट्रीम्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 आप लोग देख सकते हैं, देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन जो मैं अभी समझा रहा था कि क्लियर रिल्स किसको कहते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, ये जो है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19, व्हाट वेदरिंग अ फ्लावरी बैंड डज एवरी डे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, हर दिनों जो है फूलों का माला पहनना क्या करता है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
बाइंड अस टू ब्यूटी ऑफ द अर्थ, हमें धरती की खूबसूरती से जोड़ता है। चलिए इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये किससे लिया गया है? जॉन कीट्स के इंडिमियन से। किससे लिया गया? इंडिमियन। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए ना, डीप वाटर जो स्टोरी है वो किससे लिया गया है? डीप वाटर जो स्टोरी है वो किससे लिया गया है और इंडिगो चैप्टर किससे लिया गया है? दोनों बताइए। डीप वाटर किससे लिया गया और इंडिगो चैप्टर किससे लिया गया? जैसे ये थिंग ऑफ ब्यूटी इंडिमियन से लिया गया ना, तो आप लोग बताइए इंडिगो किससे लिया गया है और डीप वाटर स्टोरी किससे लिया गया, ये दोनों बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोएम नंबर 5, ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम है और वही क्वेश्चन पूछा गया ए रोड साइड स्टैंड के कवि कौन है, किनके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम? ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कविता में क्या वर्णन किया है? द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स, याद रखिएगा, द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ ए रोड साइड शेड। ठीक है, यानी सड़क किनारे बने शेड के मालिकों की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, उनको यहां पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं। व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम? ये करके जाना है। रोड साइड स्टैंड एक्चुअली में है क्या? ये घर के बाहर थोड़ा सा शेड लगा के, यानी बाबा का ढाबा बनाया गया। क्या बनाया गया? बाबा का ढाबा। ए शेड आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट? ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी मैंने करवाया कि रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया गया था? पैसा कमाने के लिए। किस लिए बनाया गया था? टू अर्न मनी फ्रॉम पॉलिश सिटी ट्रैफिक। जो सिटी ट्रैफिक यानी जो शहर के लोग जो गाड़ी से वहां से पार होते हैं वहां ठहरे और इन लोगों से कुछ खरीदे ताकि इन लोगों का कुछ कमाई हो जाए, ये बताया गया। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन करके जाइएगा। रूरल पीपल जो है रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया था और रोड साइड स्टैंड में क्या क्या चीजें बेचा जाता था, सब्जेक्टिव में मैंने कराया ऑलरेडी। ठीक है, चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? हु आर ग्रीडी गुड डोअर्स। ठीक है, ये जो लालची जो लोग है किन्हें कहा गया है? क्यूनिंग सिटी पीपल को कहा गया। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड? ठीक है, क्या क्या चीजें बेची जाती थी मैंने पढ़ाया, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया था। वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वायर्स या गोल्डन गॉड्स, सुनहरी लौकी और जो जंगली जामुने बेची जाती थी। ऑप्शन जो सी है, बोथ ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्डिश लॉन्गिंग से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये लोग जो बचकाना जो हरकत करता है, ठीक है, विंडो ओपन रखता है, कस्टमर्स का वेट करता है लेकिन कोई आता नहीं, सारा जो बच्चा जैसा हरकत है सब बर्बाद हो जाता है, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग? आ गया ना वही क्वेश्चन, चाइल्डिश लॉन्गिंग जो है, बचकाना जो हरकत है, बचकाना लालसा है, ये क्या उल्लेख करता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये लोग आशा करता है, होप ऑफ गेटिंग सम मनी फ्रॉम द पॉलिश सिटी ट्रैफिक। जो सिटी ट्रैफिक, जो शहर के लोग गाड़ी लेके पार हो रहे हैं, वो लोग यहाँ ठहरे, इन लोग से कुछ पैसा कमाए, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसके चाइल्डिश लॉन्गिंग कहा गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन द रोड साइड स्टैंड रेफर टू? यहां पर जो फ्लावर्स ऑफ सिटीज किन्हें कहा गया? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सिटी पीपल को। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं, हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम? ठीक है, कौन हाथ में मौजूद पैसे को महसूस करना चाहता है, फील करना चाहता है और किससे? ठीक है, तो रूरल पीपल जो है, रूरल फॉक जो है वो सिटी पीपल से। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर दोस्तों। इस तरह हम लोग का जो हो गया ए रोड साइड का भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट पॉइंट नंबर 6, ऑन जेनिफर टाइगर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु रॉट द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर? सब सभी पता है, एड्रियन रिच। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। ठीक है, कविता में जो है अंट जो है वो क्या कर रही है? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ठीक है, ऊन से वो क्या कर रही है? बुन रही है। ऑप्शन जो बी है, ये वर्ड याद करके जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 3 की ओर। द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स ऑन जेनिफर इज दैट ऑफ डैश? ये जो कवि है, ठीक है, इनका रवैया कैसे है ऑन जेनिफर के प्रति? ये थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं, ये सिंपैथी दिखाते हैं। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन जेनिफर टाइगर्स आर एक्चुअली? ये सब ओरिजिनल टाइगर्स नहीं है, एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स है, याद रखिएगा, उनसे बुना हुआ चीज है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 5 की ओर। हाउ आर
हाउ आर अंट जेनिफर टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर, अंट जेनिफर का जो टाइगर है अंट जेनिफर से कैसे अलग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टाइगर्स आर करेजियस एंड केयर फ्री एंड अंट इज टेरिफाइड। याद रखिएगा, जो बाघ जो है ना वो साहसी है, लापरवाह है, लेकिन अंटी थोड़ा सा जो है, अंट जो है वो डरी हुई है, वो टेरिफाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्यूटीफुल एंड लाइफ लाइक टाइगर्स ऑन द पैनल सो अंट जेनिफर्स डैश। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है, पैनल पर जो मौजूद सुंदर और जीवंत जो बाघ है अंट जेनिफर की क्या है? ये क्रिएटिविटी, याद रखिए क्रिएटिविटी है, कितना सुंदर वो बनाई है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अंट जेनिफर डूइंग विद द ऊल? ऊल से वो क्या करती है? ऊल से वो क्या करती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये एम्ब्रॉयडरिंग करती है, ये वर्ड मैंने बोला ना कि बार बार याद कर लीजिएगा, ये वॉल पैनल। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा गया? डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन मीन्स, ये भी क्वेश्चन करके जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट आर अंट जेनिफर टाइगर्स डूइंग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अंट जेनिफर के टाइगर ये क्या करे? जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन या फिर वॉल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 10 दिखाइए। ऑर्डिल्स यानी अग्नि परीक्षा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर इस पोएम का इसमें मतलब है हार्डशिप्स। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाट आर द ऑर्डिल्स अंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? अंट जेनिफर किन कठिनाइयों से घिरी हुई है? किन ऑर्डिल से घिरी हुई है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैरिड लाइफ। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, विवाहित जीवन की भारी जिम्मेदारियों से वो घिरी हुई है। क्वेश्चन 12 देख सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पैट्रियार्कल दिखाया गया। ठीक है, पितृ प्रधान समाज यानी पुरुषों का बोलबाला था, औरतों को निम्न अवस्था में समझाया जाता था। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया, इसलिए जो है अंट जेनिफर का स्थिति खराब है। व्हाट लाइज हैविली ऑन अंट जेनिफर्स हैंड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंट जेनिफर के हाथों में सबसे ज्यादा जो भारीपन क्या लगता है? क्या लगता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो वेडिंग रिंग। ठीक है, शादी करके ये फंस गई है, ये जो रिंग पहनी है ना रिंग सेरेमनी में, ये शादी जो है ये जिम्मेदारी मिल गया इसको। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 13, व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर? ये जो अंकल है, आंटी का हस्बैंड अंकल, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसका कैरेक्टर में? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, पुरुष वर्चस्व को दिखाया गया। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल डोमिनेंस को दिखाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट वुड अंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड टेल आफ्टर हर डेथ? ठीक है, जेनिफर के जो डरे हुए हाथ उसके मौत के बाद क्या बताएंगे? ठीक है, स्टोरी ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का जो है स्टोरी वो भी बताएंगे। ठीक है, इसके आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया, हर कंस्ट्रेंट मैरिड लाइफ, ये भी बताया जाएगा, उसका विवश विवाहित जीवन। ऑप्शन नंबर सी, हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वेज एंड बीट द फियर्स, अपने रास्ते खोजने और डर को हराने की ताकत, यानी ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था दोस्तों ऑल इन वन वाली सीरीज, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, 1000+ लाइक कीजिएगा, सभी को ऑल ऑफ द बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा। ठीक है, जो जो आप डिमांड किए, ऑल इन वन सीरीज में आपको पोएम दे दिया। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक का सारे चैप्टर्स का ऑल इन वन मैंने बना दिया, विस्टास बुक का सारा ऑल इन वन बना दिया, राइटिंग सेक्शन का सारा ऑल इन वन वाली सीरीज आपको दे दिया। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।